नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद और GNN न्यूज़ हमेशा आपको बड़ी से बड़ी हस्ती से रूबरू कराते आया है। और आज भी हम हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे हैं। राष्ट्रीय संयोजक हैं कांग्रेस सेवा दल के सिपाही अशोक कपूर जी, जिनसे आज हम खास विषयों को लेकर चर्चा करने पहुंचे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें या हरियाणा उपचुनाव की बात करें, तो बहुत सारे मसले हैं। उन मसलों को लेकर राष्ट्रीय संयोजक अशोक कपूर जी से आज हम मुलाकात करने पहुंचे हैं और आप लोगों के सामने सीधा प्रसारण उनका दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। नमस्कार भी, नमस्कार। किस नज़र से देखते हैं सर, आज भारत का जो रंग है वो अलग होते नज़र आ रहा है। कहा जाता है किसान और जवान, इन दोनों शख्सियत के ऊपर पूरा देश टिका होता है। और आज किसान रोडों पर उतर चुका है एक आंदोलन के रूप में। क्या कमियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आज का किसान अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा है? देखिए ओमपाल जी, बात विचारधारा पे आ जाती है। अब आप कांग्रेस के पुराने समय की, शास्त्री जी के समय जब नारा दिया शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, तो ये एक विचारधारा ही थी, ये एक सोच ही थी। जैसे नेहरू जी ने इंडस्ट्रीज़ बनाई और काम करे, ये आज जो राजनीति चल रही है वो विचारधारा का ही फर्क है। ये जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इस देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, और एक जो फौजी है। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इसमें दो चार कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, किसान हो गया, हमारा फौजी हो गया, डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशन से जो लोग हैं, या हमारे अध्यापक जो हमारी देश की फसल को तैयार करते हैं। देखिए इन चारों के लिए सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए, और ऐसा इतिहास में भी रहा है। शास्त्री जी के समय पर अगर देश उस वक़्त बदहाली में था और भुखमरी में था, तो जय जवान और जय किसान का नारा देकर ही इस देश को आज तक यहाँ तक कांग्रेस लाई। इस तरह के आंदोलन ऐसा नहीं है पहले नहीं हुए। आप याद करिए पीछे टिकैत जी का समय, ये किसान जब अपने अपने घरों से चले थे और दिल्ली कूच करा था, नहीं रोका गया किसी को, किसी पर पानी की बौछार नहीं हुई, किसी पर लाठी नहीं चली, बल्कि वो लोग आए संसद भवन के आसपास, इंडिया गेट के आसपास, उन्होंने डेरे जमाए हुए रहे। और सरकारों का काम है, सरकारें जो होती हैं वो आम इंसान की, इस किसान की नौकर हैं। सरकार जो है वो राजा नहीं होती। इस बात को सरकारों को समझना चाहिए। ये जो बीजेपी वाले ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, ये राजा नहीं है, ये तो नियुक्त किए गए प्रधान सेवक है। आपको अगर प्रधान सेवक कर दिया है तो आप अपने आप को राजा समझोगे? भाई उनसे आप बात करिए, अगर उनकी समस्या आपको समझ नहीं आ रही है तो ये आपका दोष है। वो अपनी समस्या लेकर के आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, आपके मंत्री नहीं जाते, सेक्रेटरी लेवल का आदमी नहीं जाता। तो ये परिस्थिति तो बनाई आपकी खुद की बनाई हुई है। कपूर साहब, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कोरोना महामारी का काल है और बड़ा परेशानियों से जूझ रहा है देश? उस परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी वैक्सीन बनवाने में जुटे हुए हैं, और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि आज भी गुजरात अहमदाबाद पहुंचे वो, तो इन सब विषयों को देखते हुए तो बिजी भी तो है ना वो। देखिए वो तो मैं एक पुरानी कहावत है कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। बंदर को बना दिया प्रधान जंगल का, तो वो इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे कूदता रहे। और जब जंगल वालों ने कहा जी हमारा कोई काम नहीं, कह रहा भाई देखो मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं इधर से उधर सारा दिन कूदता रहता हूँ। भाई रिजल्ट तो आना चाहिए, आपको प्रत्यक्ष पता तो लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या करा और क्या सामने आया। आप बता दीजिए इतने समय में क्या करा और क्या सामने आया। देखिए जहाँ तक आपने बीच में सवाल करा कोरोना का, मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, एक किसान किसी पुलिस अफसर से बैरिकेड पे खड़ा सिंधु बॉर्डर पर चर्चा कर रहा था,
और किसान ये कह रहा था कि देखिए साहब, हम इधर हजारों लोग हैं और हम उधर हैं, आप लोग इधर हजारों लोग हो, आप हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे, इसलिए नहीं जाने दे रहे। पुलिस वाला बोलने लगा कि साहब कोरोना का काल है, कोरोना हो सकता है, इसलिए हमने ये बंदिश लगा रखी है। तो वो कहने लगा भाई हम भी हजारों लोग हैं और तुम भी हजारों लोग हो, तो तुम्हारे को कोरोना नहीं हो सकता, हमारे को कोरोना हो सकता है। देखिए, बहानेबाजी करने से किसान मानने वाला नहीं है। किसान की ताकत का अंदाजा मोदी जी को है नहीं। जिन बैरिकेड्स को उन्होंने बंद करा, जिन पत्थरों को उन्होंने क्रेनों से रखवाया खट्टर साहब ने, उन बैरिकेड्स को, उन पत्थरों को उन्होंने हाथों से खींच के साइड में डाल दिया। तो ये ताकत का अंदाजा टीवी देखकर ही लग जाना चाहिए। तो निहायत ही शर्म की बात है। हम लोग अन्नदाता के हाथ से बना हुआ अन्न, फसल हमारे यहाँ आती है, रोटी चलती है, हम लोग खाते हैं, इतने बड़े हुए, तो सम्मान करना चाहिए इस बात का। कपूर साहब, आपने पूरी उम्र बिताई है इस राजनीति के स्तर में और बहुत सारे पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकातें रही हैं, समाज के बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत रही है, लोगों से आप मिलते रहे हैं, उनकी भावनाओं को सुना है, देखा है, उनके साथ आप रहे हैं। अब 3 दिसंबर की बात हो रही है, 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा, किसानों के लिए क्या होना है, तो आपका दिल क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि किसानों को अब एक हफ्ता परेशानी उठाने के बाद 3 दिसंबर को क्या मिलेगा? देखिए साहब, 3 दिसंबर का इंतज़ार करना तो बहुत दूर की बात है। 3 दिसंबर का इंतज़ार करना नहीं चाहिए, इंसानियत ये नहीं कहती। उनसे कभी भी बात करी जा सकती है। आज वो बैठा दिए गए निरंकारी समागम की जगह पर, और मैं यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा केजरीवाल सरकार की कि उन्होंने इनको जेल बनाने के लिए अपने स्टेडियम नहीं दिए। इन्होंने मांगा कि भाई इन लोगों को बंद करेंगे, हम जेल बनाएंगे, तो उन्होंने नहीं दिए। और ये आत्मीयता, ये आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए कि वो किसान है, वो कोई उग्रवादी नहीं है, वो कोई गुंडे बदमाश नहीं है। और 3 तारीख का इंतज़ार करना तो बिल्कुल लाजमी नहीं है। उनसे आज ही रात में, आज ही दिन में जल्द से जल्द उनसे बात करनी चाहिए और उनकी समस्या का हल होना चाहिए। समस्या का हल नहीं, ये तो गलतफहमी में सरकार को रहना ही नहीं चाहिए। वो तो जीतने आए हैं और जीत के ही जाएंगे। सरकार को यहाँ हारना ही पड़ेगा, सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये भविष्यवक्ता हूँ मैं, भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके सामने कि सरकार को यहाँ उनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी उम्र भर राजनीति के स्तर को देखा है, तो आप भविष्य बांट सकते हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी और अपनी सोच है, और जनता तक आपकी आवाज़ पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को आपकी बातें बहुत पसंद आ रही होंगी। और जहां बात करें बिहार के चुनाव की, तो वहाँ के जो एग्जिट पोल थे वो कुछ और थे, बाद में कुछ और निकला। हरियाणा में लोकसभा का उपचुनाव था, वहाँ का क्या दृश्य था? क्या मतलब आपको लगता है, उसको बारीकी से अगर उसको उस पर प्रकाश डालें तो आप उसके बारे में क्या बता पाएंगे? देखिए, बिहार का जहाँ तक विश्लेषण करें या बिहार की हम बात करें तो हंसी आती है। बिहार में गिनती सुबह से शुरू हो गई थी और 12 बजे के बाद से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक करीब 10, 15, 20 लोग ऐसे जो 100, 200, 500 के हेरफेर में जीत रहे थे या जीत रहे थे, उन लोगों को रोक दिया गया। अब ईवीएम वाला टाइम नहीं रहा, अब वो ईवीएम में गड़बड़ नहीं करते। अब पूरा चुनाव आयोग जो है उन्होंने अपनी जेब में रख रखा है। अब तो चुनाव आयोग वही करता है जो वो कहते हैं। और वो जो 10-20 लोग थे, उनको आखिर में जाकर के रात में ये कह दिया गया, जिनको काउंटिंग वाले लोगों ने ये कहा कि साहब आप जीत गए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं सर्टिफिकेट की, और रात में उनको जाकर के ये कह दिया गया साहब आप हार गए। कपूर सर, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? मतलब कोई एविडेंस क्या? नहीं, ये एविडेंस की बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष वहाँ जो लोग बैठे हैं या जो काउंटिंग में होते हैं, पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं, अफसर होते हैं वहाँ, तो चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। सरकार में सत्ता में बैठे लोगों को, नीतीश कुमार को, मोदी जी को मदद कर रहा है। अब वो मदद इसी तरीके से कर रहा है कि जो 150 रुपये की वोटों से जो जीत हार हो रही थी, उनको उन्होंने जीतों को हरा के दिखा दिया। भाई उनका मकसद सरकार बनाने से है, ये अच्छी बात है, उन्होंने बना दिया। क्योंकि ये अगर दूसरी पार्टी जीत भी जाती तो ये बाद में उसके एमएलए तोड़ के बना लेते। सरकार तो इन्होंने बनानी थी, अच्छी बात है, इनको एमएलए नहीं तोड़ने पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े।
हम तो खुश हैं, बनाओ जी, आप देखो इनकी सरकार चलेगी, आप देखिए क्या करते हैं। हरियाणा का क्या? भाई हरियाणा में तो चाहे कुछ भी कहो, जीत तो हमारी हुई है। हरियाणा में हमारा प्रत्याशी जीता है और बड़ा दारोमदार था उस सीट के ऊपर, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें कामयाब रहे हैं। बधाई देते हैं हम। हरियाणा में हमारी जीत है तो उसके लिए हमें आपको भी बधाई देनी चाहिए। क्या क्या उसमें आपने मतलब मेहनत की, और क्या किस तरीके से उस उपचुनाव को जीत पाए? क्योंकि उपचुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में चुनाव प्रचार और बड़ा उस एरिया में रहता है। देखिए उसमें हरियाणा के में हम कहेंगे कि कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। खट्टर के खिलाफ हरियाणा की जनता इतनी हो चुकी है, खट्टर के खिलाफ आज भी आप कोई चुनाव करा लीजिए, बीजेपी का आदमी नहीं जीतेगा और खट्टर की सरकार जानी ही है। अभी आप इस किसान के मामले में देख लीजिए ना, खट्टर की सरकार ने क्या करा है। तो ये धीरे धीरे अपना स्तर और अपना जो मान इज्जत है वो लोगों की निगाह में कम करते जा रहे हैं। ये शोभा नहीं देता एक सीएम को इस तरीके से खड्डे खुदवाना, पानी के कैनल चलवाना, ये सब बड़ी निंदनीय है, ये सब बातें ठीक नहीं है। और हरियाणा में अब आने वाले समय में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव अब जो है आगे पैर पसार रहा है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, 1.5 साल बाकी है। क्या लगता है कि अब दिल्ली की एमसीडी में कुछ बदलाव होगा या फिर वही? देखिए साहब, राजनीति में होने पर आदमी को उम्मीद हमेशा बनाए रखनी चाहिए, मगर हम सच्चाई के मुंह भी नहीं मोड़ सकते। थोड़ा सा हमारी पार्टी की परिस्थिति दिल्ली में जो चल रही है उस हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, मगर दिल्ली में जो कंपटीशन रहेगा वो बीजेपी और इनके आप के बीच में रहेगा। हमारी पार्टी एमसीडी में, एमएलए में सब तरीके से अभी वीक है, मैं इस बात से कहीं डिलाई नहीं करूँगा। और हमारे को संगठन के तौर पर और पार्टी के तौर पर अभी बहुत काम करना पड़ेगा। ये पीछे कुछ हालात हमारी पार्टी के बहुत सारे वजहों से ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हम लोगों की छवि बिगड़ी है, और कोशिश करेंगे और मेहनत करके और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे कॉर्पोरेशन के चुनावों में भी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी रही है, और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वर्चस्व कायम किया पूरे देश में। अब 2 चुनावों से कांग्रेस पार्टी पिछड़ चुकी है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो क्या उनको करना चाहिए और क्या तैयारियां हैं उनकी? देखिए बहुत सारे लीडरांस बीच बीच में अपनी बात रखते हैं और हमारा हाईकमांड भी उम्मीद करता हूँ सुनता भी होगा, और मगर एक थोड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ डिसीजन बड़ा लेट होता है और इस बात की बड़ी दिक्कत है कि लोगों को मिलने जुलने में अपने सीनियर लीडर्स से बड़ी परेशानी रहती है। तकरीबन वरिष्ठ जो नेता हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, वो सब पार्टी से विमुख होते जा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे कारण हैं। अभी हमारे एक सीनियर लीडर माननीय श्री अहमद पटेल जी का देहांत हुआ, उससे बड़ी क्षति हमारी पार्टी को पहुंची है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी भरपाई करते करते हमें थोड़ा सा समय लगेगा और पार्टी को कुछ मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। मूलभूत परिवर्तन में सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस का संगठन होना या कांग्रेस के संगठन में कार्यकर्ता की सुनवाई होना। पहले तो संगठन ही नहीं है, बचे कुचे लोग अगर हैं तो उनकी सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपनी बात रख सके। कांग्रेस संगठन में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के बारे में ना सोच करके अपने बारे में सोचते हैं। मैं सेवा दल से हूँ, मेरे सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सेवा दल रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस की, मगर रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है पार्टी ने।
आपने एक आरएसएस का आदमी हमारे ऊपर ऐसा सर्वे सर्वा बैठा दिया जो सारा दिन सुबह से शाम तक आरएसएस के गाने गाता है। आज सेवा दल खत्म कर दिया उसने। आपकी कांग्रेस पार्टी तो आरएसएस में विश्वास नहीं रखती शुरू से, और फिर संघी का एक प्रधान सेवक आपका हो जाए, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात नज़र आती है कहीं ना कहीं। देखिए साहब, ऐसा है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, एक शख्स भरमा सकता है हाई कमांड को, और वो ये समझ बाग दिखा के कि साहब मैं इस सेवा दल को आरएसएस से भी बड़ा कर दूंगा और मैं उस विचारधारा को यहाँ ला कर के इसमें प्रफुल्लित कर दूंगा। और सेवा दल का अपना एक कल्चर है, सेवा दल की अपनी एक विचारधारा है। आप देखिए कहाँ ये इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं आ रही हैं। हमारे लोग तो मिनट से पहले वहाँ पहुँच जाया करते थे काम करने के लिए। आज सेवा दल का आदमी तो क्या, सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नदारद है। पिछले 8-9 महीने से वो आदमी नजर ही नहीं आता कहाँ है। कितने भी बड़े से बड़े कोरोना हो जाए, काम हो जाए, कुछ पार्टी फंक्शन हो, कुछ हो, वो आदमी नजर ही नहीं आता। तो जब हमारा आप जो सर्वे सर्वा है, किस प्रकार से काम कर पा रहे हैं फिर आप, जब आपके साथ इतनी बड़ी समस्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गायब हो जाए नहीं मैं बता कांग्रेस सेवा दल का, तो फिर कांग्रेस सेवा दल के जो सिपाही हैं वो किस तरीके से कार्य कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं बताता हूँ क्या है कि हमारी जो सेवा दल का जो कैडर है ना, उसकी एक भावना है, उसकी एक ट्रेनिंग है। जो पुराने लोग हैं वो उस ट्रेनिंग और उस भावना से ओतप्रोत है, भरे हुए हैं। वो अगर कोई आदेश नहीं भी आता है ना, तो वो अपनी एक वैचारिक शक्ति से निर्णय करके उस काम को करने के लिए खड़े हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी अभी जब हमारे अहमद पटेल जी का देहांत हुआ तो गुजरात के अंदर पूरा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वो सेवा दल नहीं था साहब, वो सेवा दल के सिपाही थे। ये सेवा दल के वो सीनियर लोग थे जिनको ये सब मालूम है कि उनको अपने आप से क्या जिम्मेदारी आ गई और उनको क्या करना है। सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारा नजर ही नहीं आता। सेवा दल के अंदर अगर हजारों आदमी पड़े हैं ट्रेंड होकर के, और सेवा दल क्या कांग्रेस उसका इस्तेमाल ही नहीं करता, कांग्रेस उसको टच भी नहीं करती। उनको इतना उपेक्षित कर रखा है, उनको इतना शर्मसार कर रखा है, उनको कोई पूछने नहीं जाता। नए नए लोग लड़के एनजीओ के भर्ती कर रखे हैं जिनको सेवा दल की ट्रेनिंग नहीं है, सेवा दल का मतलब नहीं मालूम है, सेवा दल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं एक पर्टिकुलर सेवा दल की बात कर रहा हूँ। पार्टी में अभी बहुत सारी कमियां हैं, और भी संगठन हैं, उनमें भी कुछ होंगी। ऐसे ही नहीं कोई पीछे की तरफ आता, और मैं ये कहूँगा हम किसी लंबी कूद के लिए पीछे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और संगठन को अभी दोबारा से बना करके, और अगर राहुल गांधी को हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है या पीएम बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। एक अहम सवाल है, और सवाल क्या है, अब तो संदेश की बारी है उन किसानों के लिए जिन्होंने अपने घर को छोड़कर रोड पर डेरा डाला है, सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, जान हथेली पर रखकर रोडों पर दौड़ रहे हैं। उन देश के किसानों को क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए साहब, मेरी ओर से और मेरे संगठन सेवा दल के सिपाही की ओर से, सेवा दल की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सबकी तरफ से ओपन जो संदेश है वो किसानों के साथ खड़े रहने का है। और हम लोग हर सूरत में अपने अन्नदाता के साथ खड़े हैं और किसी तरह से भी इनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करवा के हम मानेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय संयोजक कांग्रेस सेवा दल के हैं अशोक कपूर जी, जिनका कहना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये अशोक कपूर जी का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से उनका साथ देंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको सरकार से पूरी कराएंगे। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।